हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 10th क्लास के 15th चैप्टर को, जो कि है द मेकिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपकी पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके फर्स्ट 3 टॉपिक्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम और ज़्यादा स्पीड के साथ इस लेसन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के 4th टॉपिक की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिटिकिंग इन सीए डिबेट्स। अब इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि कैसे जब इस ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के सामने रखा गया तो इसे किन किन क्रिटिसिज्म्स को फेस करना पड़ा। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म इस पर यही था कि ये एक कॉपी है ब्रिटिश 1935 एक्ट की। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये 1935 एक्ट एक ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को बनाया था इंडिया के ऊपर गवर्न करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लीडर्स लाइक मौलाना हसरत, जो कि एक फ्रीडम फाइटर और मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे, उनका मानना ये था कि ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी ही है। अब क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कई सारे के सारे कांग्रेस मेंबर्स ने इस एक्ट को अपोज किया था, तो वो नहीं चाहते थे कि अब इंडिपेंडेंट इंडिया में दोबारा से इस एक्ट को दोहराया जाए। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, उनका मानना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन को मोस्टली इंडिया की इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे एक्ट की कॉपी। अब यहाँ पर सेकेंड क्रिटिसिज्म को अगर हम देखते हैं तो ये था नो अडल्ट फ्रेंचाइज। अब DS सेठ, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे, उनका यही मुद्दा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते टाइम यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ नहीं किया गया। अगर आपने पिछली वीडियो ठीक से देखी है तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि कैसे इन मेंबर्स को इलेक्ट करते टाइम पर इस प्रिंसिपल का यूज़ नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे इस अडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी 18+ इंडियंस होते हैं सभी को राइट टू वोट दिया जाता है, उनके स्टेटस, कास्ट, रीजन, रिलीजन को साइड करके। लेकिन यहाँ पर इन मेंबर्स को इलेक्ट करते टाइम पर इस प्रिंसिपल का यूज़ नहीं किया गया था। सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल ही यहाँ पर थे जो इन मेंबर्स को वोट कर पा रहे थे, इलेक्ट कर पा रहे थे। तो इनका मुद्दा यहाँ पर यही था कि जब असेंबली के लोगों को ही ये प्रिंसिपल यूज़ करके इलेक्ट नहीं किया गया है, तो ये असेंबली पूरी की पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कैसे हो सकती है। अब नेक्स्ट क्रिटिसिज्म यहाँ पर ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन विलेज सिस्टम को इग्नोर करती है। अब DS सेठ ने यहाँ पर ये भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन विलेजेस की इम्पोर्टेंस को यहाँ पर उतना उससे भाव नहीं दे रही, उसे इग्नोर कर रही है। अब महात्मा गांधी यही बिलीव करते थे कि इंडिया को विलेज रिपब्लिक्स पर बेस्ड होना चाहिए, विलेजेस के पास मोर ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ रूल पावर होनी चाहिए। अब वो चाहते थे कि एक यूनियन ऑफ स्मॉल ऑटोनॉमस विलेजेस रिपब्लिक बनना चाहिए। अब यहाँ पर मेन क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूशन को ये मिला था कि ये सेंट्रलाइजेशन को बहुत ज़्यादा पावर दे रही है। अब DS सेठ ने इस बात को स्ट्रांगली अपोज किया था और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर जो है सेंट्रलाइजेशन, सेंटर को काफ़ी ज़्यादा पावर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेंट्रलाइजेशन आगे चलकर डेंजरस हो सकता है, क्योंकि टू मच पावर, हद से ज़्यादा पावर अगर हम सिर्फ सेंटर को देखे रखेंगे तो धीरे धीरे इंडिया फैसिज्म की तरफ यानी कि डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए वो मानते थे कि पावर को डिसेंट्रलाइज यानी कि अलग अलग पावर को लोकल गवर्नमेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे कि हम डिक्टेटरशिप को अवॉइड कर सके और हमारी डेमोक्रेसी प्रोटेक्टेड रहे। यहाँ पर इंडिया इवन दो फैसिज्म को अपोज करता है और हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बाद ही, लेकिन अगर पावर हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड रखी तो इंडिया स्लोली डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ सकता था। तो इसीलिए वो चाहते थे कि मोर पावर यहाँ पर विलेजेस को मिले और सेंटर में लेस पावर दी जाए और साथ में स्ट्रांगली डिसेंट्रलाइज्ड हमारी डेमोक्रेसी हो। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एग्जांपल्स ऑफ डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक डीप डिस्कशन को। अब यहाँ पर डीप डिस्कशन हुआ था अनटचेबिलिटी टॉपिक के ऊपर, क्या अनटचेबिलिटी टॉपिक को अबॉलिश कर देना चाहिए अंडर राइट टू इक्वालिटी एक्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर इस डीप डिस्कशन का फाइनल रिजल्ट हमें मिला आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। अब हम जानते हैं इसके मेन इशू के बारे में। तो यहाँ पर 19
1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के दौरान मेंबर्स डिस्कस कर रहे थे कि क्या वर्ड अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन करना चाहिए या फिर उसे फ्यूचर लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के ऊपर डिफाइन करने के लिए छोड़ देना चाहिए। अब अलग अलग मेंबर्स के इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियंस थे, तो चलिए हम अलग अलग उन लोगों के ही व्यू पॉइंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहला था मिस्टर धीरेन्द्र नाथ दत्ता's व्यू। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जजेस यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट से आते हैं और वो लोग हर कोई इस वर्ड की मीनिंग को अलग अलग तरीके से समझता है। अब बंगाल में हो सकता है कि इसका मतलब एक हो या फिर हो सकता है दूसरे स्टेट में कोई दूसरा मीनिंग हो। अब बिना डेफिनेशन के यहाँ पर कोर्ट्स में आगे चलकर कंफ्यूजन हो सकता है और इसीलिए ये चाहते थे कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मीनिंग हो सारे स्टेट्स में इंडिया के अनटचेबिलिटी की। अब नेक्स्ट आते हैं हम मिस्टर परमानंथा राजन ठाकुर एंड एस.सी. बैनर्जी के व्यू पर। अब इन दोनों ने कहा था कि अनटचेबिलिटी सिर्फ एक रिजल्ट है, एक सिम्टम की तरह है और इसकी रियल प्रॉब्लम है कास्ट सिस्टम। तो जब तक ये कास्ट सिस्टम चलता रहेगा अनटचेबिलिटी भी किसी ना किसी फॉर्म में चलता ही रहेगा। तो इसीलिए सिर्फ अनटचेबिलिटी को बैन करना यहाँ पर एनफ नहीं है। उन्होंने ऐसा भी कहा था कि अनटचेबिलिटी को अलग अलग कई वेज में यूज़ करते हैं लोग, या जैसे कि किसी को पानी पीने नहीं देना, या फिर किसी को टेंपल में एंटर करने नहीं देना, या फिर इंटरकास्ट मैरिज नहीं होने देना, या फिर किसी को अपने इंटरकास्ट डाइनिंग में इनवाइट नहीं करना। तो इसीलिए उन लोगों ने कहा था कि उन लोगों ने पूछा था कि अनटचेबिलिटी का एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्योंकि हर कोई इसे अपने तरीके से यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पर इस पर रोहिणी कुमार चौधरी का सजेशन आया। ये यहाँ पर अनटचेबिलिटी को डिफाइन करना चाहते थे, तो उन्होंने डिफाइन उसे ऐसे किया कि अनटचेबिलिटी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और ऑक्यूपेशन। अब इस पर तुरंत ही के.एम. मुंशी का ऑब्जेक्शन आ गया। उन्होंने इस डेफिनेशन को अपोज कर दिया। उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन उतनी खास नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस और ऐड किए जा सकते हैं, या लाइक सेक्स या फिर जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, उसके ऊपर भी लोग डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं और इसकी वजह से आगे चलकर लीगल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। अब फाइनल डिसीजन इस पर यह आया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया और सिंपली उसे अबॉलिश कर दिया अंडर आर्टिकल 17। अब लेटर पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिसके अंडर ये लॉ था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसके अंडर क्लियरली डिफाइन किया गया अनटचेबिलिटी को और उसके ऊपर पनिशमेंट्स भी लोगों को दी गई। अब सिंपल कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सारे मेंबर्स यहाँ पर एग्री कर रहे थे कि अनटचेबिलिटी को एंड कर देना चाहिए, लेकिन वो लोग इस बात पर डिसएग्री कर रहे थे कि उसे डिफाइन कैसे किया जाए, क्योंकि हर कोई उसे अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहा था और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे बैन कर दिया और उस पर एक डिटेल डेफिनेशन पार्लियामेंट को देने के ऊपर छोड़ दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल इंजीनियरिंग। क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाया गया था? तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारे पास काफ़ी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थी, कई सारे लोगों को इनजस्टिस फेस करना पड़ता था, एससीज और एसटीज को बैडली ट्रीट किया जाता था और इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वीक थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की वजह से। तो इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स के लिए नहीं बल्कि सोशल चेंज और डेवलपमेंट लाने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर नेहरू जी ने यह भी कहा था कि इंडिया एक ऐसे नेशन की तरह है जो कि अपने पुराने शेल को यानी कि पुराने सिस्टम को रिमूव कर रही है। इसका मतलब ये भी है कि हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत थी। इंडिया को यहाँ पर चाहिए था एक नया पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल इक्वालिटी और फेयर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीथिंग। अब हम जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिए गए फॉर सोशल चेंज। सबसे पहले तो रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स और स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटीज। क्यों? अब क्यों का यहाँ पर ये मतलब है कि सिर्फ इन लोगों को राइट टू इक्वालिटी देना काफ़ी नहीं था। ये वो ग्रुप्स हैं जो कई सालों से सफ़र करते आ रहे थे और इन लोगों को स्पेशल हेल्प चाहिए थी अब आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर एक एफर्मेटिव एक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP के बारे में। ये एक ऐसे गाइडलाइंस होते हैं जो गवर्नमेंट को दिए जाते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये गवर्नमेंट को बताते हैं कि पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे एजुकेशन को प्रोवाइड करना है, कैसे हेल्थ को इम्प्रूव करना है और कैसे
इक्वल सोशल सिस्टम को क्रिएट करना है। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली कोर्ट से एनफोर्स नहीं किए जाते ये लॉस, लेकिन ये ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कैसे उन लोगों को एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की। तो नाजी पार्टी का रूल जब जर्मनी में चल रहा था तो तब हम सभी ने देखा कि कैसे ज्यूइश माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर ट्रीट किया जा रहा था, तो उन्हें सप्रेस और किल किया जा रहा था। तो अब इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि माइनॉरिटीज़ जो भी इंडिया में है उन लोगों को वो लोग सेफ फील करवाएंगे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर राइट टू मैनेज देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, राइट टू प्रिजर्व कल्चर एंड रिलीजन और इवन गवर्नमेंट फंडिंग फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी करता है। नेक्स्ट, अब सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनाई गई थी टू रिमूव इनइक्वालिटी, हेल्प वीकर सेक्शंस, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़, ब्रिंग सोशल जस्टिस, डेवलप इंडिया सोशली एंड इकोनॉमिकली। और ये सिर्फ हमारे लिए एक लीगल बुक नहीं थी, ये हमारे लिए एक टूल था फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है द कॉन्स्टिट्यूशन टुडे। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज क्यों किया जा सकता है? तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों को ये बात पहले से ही पता थी कि सोसाइटी टाइम के साथ चेंज होती रहती है और इसी के साथ नए नए प्रॉब्लम्स भी अराइज होते हैं, तो इसीलिए लॉज को भी चेंज करते रहना हमें पड़ेगा। तो इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए कुछ रूल्स भी बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम जान लेते हैं कि कैसे लॉज को अब चेंज किया जाता है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑर्डिनल लॉज। अब ये वो लॉज होते हैं, ये नॉर्मल लॉज ऐसे टाइप के होते हैं जो पार्लियामेंट खुद बनाती है ताकि वो डेली गवर्नेंस इंडिया की कर सके आसानी से। फॉर एग्जाम्पल टैक्स लॉज, ट्रैफिक लॉस, बैंकिंग लॉस, एजुकेशन लॉस। अब इन लॉस को अगर आपको चेंज करना है तो हमें चाहिए सिंपल 50% ऑफ मेजॉरिटी पार्लियामेंट में। अगर हमें वो मिल जाती है तो हम पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब ये चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही चेंज करना पड़ता है, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। अब इन्हें चेंज करना बहुत ही हार्ड होता है क्योंकि हम इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ उसे चेंज कर रहे होते हैं। अब पार्लियामेंट ही इसका अमेंडमेंट स्टार्ट कर सकती है अगर हमें इसे चेंज करना है तो, और अगर हमें इसे चेंज भी करना हो तो हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों लोकसभा और राज्यसभा से। अब कुछ अमेंडमेंट्स को स्टेट लेजिस्लेचर से भी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ सकती है और लास्टली यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी इस पर साइन चाहिए होती है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और नॉर्मल लॉज को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं 1970s में हुए कुछ मेजर चेंजेस के बारे में। तो 1976 में थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर हमारे प्रियम्बल में 2 और वर्ड्स को ऐड किया गया था जो कि थे सेक्युलर और सोशलिस्ट। अब सेक्युलर का मीनिंग है कि गवर्नमेंट सारे के सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करती है। नेक्स्ट, सोशलिस्ट का मीनिंग है कि गवर्नमेंट काम करती है सोशल इनइक्वालिटी को रिड्यूस या फिर रिमूव करने में। अब इवन दो हमारे पास वैल्यूज़ लाइक इक्वालिटी और जस्टिस पहले से प्रेजेंट थे, लेकिन इन वर्ड्स ने और क्लियर डेफिनेशन को हमारी बना दिया। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में। आप सभी ने केशवानंदा भारती और स्टेट ऑफ केरला के इस कोर्ट केस को जान ही लिया होगा, आपको पता होगा। नहीं पता तो आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, इस चैप्टर के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब ये केस चल रहा था, इस केस के बाद यहाँ पर केशवानंदा एक रिलीजियस लीडर था केरला का। तो इस केस के बाद एक बड़ा क्वेश्चन सामने आ चुका था पार्लियामेंट के कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था कि पार्लियामेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकती। यहाँ पर आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स, जैसे कि फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी है, फेडरल सिस्टम जो पावर को डिवाइड करता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, जस्टिस एंड वेलफेयर स्टेट और फंडामेंटल राइट्स। इन्हें हम डिस्ट्रॉय या फिर रिमूव नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आपका ये लास्ट टॉपिक भी खत्म होता है और आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर्स कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूँ और आपको भी आपकी वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।